सतपुते, प्रकाश काबा, अमित सेठ और स्वाति होटकर टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल इंडस्ट्री से बातचीत करने के लिए और टॉप कॉल्स के लिए 4 विशेषज्ञ जिसका दमदार ट्रेड में जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज श्री प्रकाश दीवान हमारे से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे उनसे हम। एग्जैक्टली देखिए, इस बाजार को अब जो सबसे बड़ी चीज़ जिसका इंतज़ार है दैट्स अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स। अर्निंग्स को पढ़ने के लिहाज से और प्रीएम्प्ट करने के लिहाज से ये खास बातचीत आज प्रकाश दीवान जी से। और ये कार्यक्रम आप मेरे और अनुज के साथ देखेंगे अगले आधे घंटे में, लेकिन इंडेक्स टर्बुलेंस फील करता हुआ एंड आज बैंक्स बैकफुट पे है, निफ्टी आईटी के लॉसेस कम हुए हैं। बट आई थिंक अनुज व्यू पॉजिटिव ही था आपका भी, बट इंडेक्स को थोड़ा शायद एक पिछले 5-7 सेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद एक कंसोलेशन मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल, और वो चैनल जो है ना अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो जो निफ्टी का चैनल है एग्जैक्ट अब उसके अपसाइड पर जाकर थोड़े से रुके हैं। और बैंक निफ्टी थोड़े इंडिकेशन दिए थे बैंक निफ्टी ने भी थर्सडे को भी कि शायद थोड़ा पॉज वहाँ पर आ रहा है। और अब बैंक निफ्टी करीब 133 पॉइंट नीचे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी में, पूरी की पूरी एक स्टॉक की वजह से स्पॉन्सर्ड है, HDFC बैंक। हालांकि अब थोड़ा सा ICICI बैंक पे हल्का सा ढीला पड़ा है, लेकिन खैर देख लेते हैं फिर किस तरीके का मूव बनता है। और मिड कैप में अभी भी तेजी है, एडवांस डिक्लाइन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 1.5:1 का एडवांस डिक्लाइन अभी भी है। मिड कैप इंडेक्स देखिए अभी भी क्लोज टू डेज हाई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर एटलीस्ट एक बाइंग बनी हुई है। अब एक काम करते हैं, अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और फ्रेश कॉल्स लेते हैं। गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे। इस समय क्या आपकी फ्रेश स्टॉक कॉल्स क्या होंगी? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि स्टॉक लेना चाहिए आज इस वक्त, वो है BHEL, डिफेंसिव बेट है, 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 71 का स्टॉक लगाना चाहिए ₹1 का। मुझे लगता है 74 to 75 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 74 पॉसिबल है BHEL में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पर लगता है बेस बन रहा है और यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 138 के आसपास, स्टॉप सिर्फ ₹1 का 137, टारगेट करीब 142 आते दिनों में देख पाएंगे। अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड और BHEL दो स्टॉक्स यहाँ पर आपको इस समय बाय करने हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब अमित को जोड़ लेते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। अमित, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड्स लेंगे आप? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय मेरा फ्रेश ट्रेड रहेगा PSE सेक्टर से। मुझे PFC हैज ऑलरेडी डन वेल, मुझे RSE यहाँ से पसंद लग रहा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक एक बेस से बाहर आ रहा है, ये स्टॉक भी एक अच्छा कैचअप प्ले करेगा। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा है और इनफैक्ट अभी भी एक अच्छे पॉइंट पे अवेलेबल है। 121 का इसका प्राइस है। मेरे टारगेट लगभग ₹126 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा इसका 119 रुपीज का। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज NTPC। NTPC का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने 2 दिनों का एक ऑर्डरली पुल बैक दिया था जिसने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से अपटिक देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन के स्टॉक ऊपर की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। 177 के लगभग कैश में प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 184 एंड स्टॉप लॉस रखूंगा 173 का। NTPC 176-75 पे आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, और आपका टॉप कॉल है NTPC। राजेश सतपुते जी, आपके 2 ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए एक तो REC रहेगा। PFC की तो बात की तो मुझे लगता है एक नजर REC पे भी रखे। 121.70 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 119 का, टारगेट रहेगा 126 का। तो REC ये मेरा टॉपिक रहेगा। और एक थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है मेरे हिसाब से यहाँ पे, जो आप बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंकिंग में मुझे आई एम क्वाइट कन्विंस किया। ICICI बैंक का चार्ट बढ़िया है, 875 के ऊपर ये बाय बनता है, तो बाय ICICI बैंक 875 के ऊपर बाय करें। ₹5 का 870 का स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे में मुझे लगता है ये शॉर्ट जो है, जो एग्रेसिवली बिल्ड हो रहे हैं, प्रोबेबली ये कवर हो जाएंगे और टारगेट बनेगा करीबन 900 का। ओके ठीक है, तो ICICI बैंक का यहाँ पर जो डिप आ रही है इंट्राडे में, इसको आप बाय कर सकते हैं। अब मार्केट में अभी भी क्लियरली एक डाइवर्जेंस है इस समय विद इन सेक्टर्स, और इस समय जो स्टॉक्स डे हाई बना रहे हैं उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट लेकर आइए जरा एक बार, ग्रासिम लेकर आइए। 2 स्टॉक्स जो अभी अभी फ्रेश जिन्होंने मूव दिखाया है स्टॉक्स। IT में तेज़ी है, और अब नेक्स्ट स्टॉक जो इस कड़ी में जुड़ रहा है वो है विप्रो। एक बार विप्रो का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। विप्रो ध्यान रखिए IT में सबसे वीक रहा है, सबसे वीक। इनफैक्ट 52 वीक लो भी बनाया था इसने स्टॉक ने रिसेंटली, और यहाँ से एक अच्छा मूव इस समय स्टॉक में।
लेकिन प्रॉब्लम है मार्केट के लिए आज HDFC ट्विंस, और दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय डीलो की ट्रेजेक्ट्री में, और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। और एक एशियन पेंट्स, अमित जी एक बार जरा एशियन पेंट्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखकर बताइए, ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गया है स्टॉक, ये कब तक रहने वाला है यहाँ पर? जी अनु जी, अगर एशियन पेंट्स का हम स्ट्रक्चर देखें, अगर स्ट्रिक्टली डेली चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका नीचे में हम देख रहे हैं इसका लेवल इज अराउंड 2700 और ऊपर में 2800। तो मुझे लग रहा है स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि काफी एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे अवेलेबल है। पिछले 7 से 8 वीक्स का लो लगभग 2700 का है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें SIP किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2650। और जैसे ही ये स्टॉक कंसोलिडेशन से मुझे निकलेगा, मुझे लगता है कि एक अच्छा इसमें अप्रूव बनेगा। सारी पोजीशंस इसमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत SIP के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पे। IP के प्रोस्पेक्टिव से आप इस पर एक नजर डाल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। स्वाति होतकर जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वाति जी नमस्कार। आपके 2 ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग। आज डेफिनेटली मार्केट काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, तो उस हिसाब से मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। सीमेंट सेक्टर्स पे हम लोग ने काफी अच्छी पुल बैक रैली देखी है, तो वो कंसिडर करते हुए मैं ACC करंट लेवल पे बाय कॉल देना चाहूंगी, क्योंकि इसने 20 DMA का एक ब्रेकआउट दिया है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस में। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड और भी हो सकता है अपसाइड में, एटलीस्ट 1770 1800 के आसपास तक हमें मोमेंटम ECC में देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे आप ECC बाय कीजिएगा, 1710 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1770 और 1800 लेवल्स। सेकंड बाय कॉल मेरा रेमंड्स पे है। रेमंड्स पे अगर आप देखोगे तो उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है इंट्राडे। अगर अपन 60 मिनट्स या आर्ली चार्ट देखते हैं तो उसमें एक ब्रेकआउट है। जिस हिसाब से ओपनिंग हुआ है उसके बाद मोमेंटम उसने कैच किया है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और इंटैक्ट है विद वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम्स भी है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ऑन द इंट्राडे फ्रंट एज वेल एज ऑन टेक्निकल चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं 1320 1340 के आसपास तक। तो आप करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 1260 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1320। ओके, चलिए एक बार एक इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। एक बार जरा उसको देख लेते हैं वो इस समय कैसे बिहेव कर रहा है। और ये देखिए आज का चार्ट ऑलमोस्ट 2-3 बार इस लेवल से फिसला है ये, और इसका आप स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। याद रखिएगा इसमें एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, हर कोई इसमें बुलिश हुआ था, उसके बाद एक बहुत शार्प करेक्शन पिछले 3 महीने का अगर आप एक चार्ट देखेंगे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का, तो एक बहुत शार्प करेक्शन यहाँ पर विजिबल हुआ था। ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर इस समय, और करीब करीब 10% का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो चैनल है, अब उसकी अपसाइड में ये स्टॉक जाने, ये इंडेक्स जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर PNB में भी थोड़ी सी बाइंग आपको विजिबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ी सी बाइंग विजिबल है। गावा सर, ये PSU बैंकों में कोई ट्रेड बन रहा है इस समय वापस, या फिर मोर और लेस ये एक कॉन्ट्रा ट्रेंड मूव है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो लगता है पॉज मोड पर है, इतना कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पर शायद एक ट्रेड बन सकता है। एक इनिशियल ट्रेड शुरू हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, 167.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर अपू मिले तो 170 भी आ सकता है। मेरे ख्याल से एक अपू मिल सकता है PSU बैंक में, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए करीब 166.50 का बस। तो यस, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ट्रेड आपको नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए, क्या कर रहा है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। स्टिल अगर आप कंपेयर करें तो अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पिछले 4 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी देखूं तो उसके नज़दीक ही ट्रेड कर रहा है, एंड वेरी क्लोज टू इट्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यस, इसमें एक डाइवर्जेंस है कि PSU बैंक्स फिर भी ठीक कर रहे हैं। अगर मैं HDFC या फिर ICICI की तुलना में इसको देखूं तो ICICI बैंक वाकई बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है। लेकिन लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी बातचीत हुई थी सचिन से यहाँ पे, और सचिन का इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो ट्रेड था ACC का, वो टारगेट हिट कर गया। सुबह खुलते साथ उन्होंने मार्क किया कि भाई जब रियल एस्टेट चल रहा है और HFCs चल रही हैं तो सीमेंट क्यों नहीं चलेगा। लुक एट ACC नाउ। ACC पे उनका टारगेट था मेरे ख्याल से 1740 का, वो टच हो गया और अच्छा ट्रेड था यहाँ पे। अल्ट्राटेक सीमेंट पे राजेश जी, अब आपका व्यू क्या है, कहाँ तक जाएगा ये?
वीरेंद्र जी देखिए, अल्ट्राटेक में तो जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अगर आप ओवरऑल भी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हर डिप में सिर्फ बाइंग ही हुई है। तो इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा व्यू रखना है अल्ट्राटेक, तो डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड रखे। स्टॉप लॉस पोजिशनली 7720 का रखे, 7720 का, और इसका टारगेट सेट करें। अगर हम सही है तो मेरे हिसाब से ये 8000 तक जाएगा, कम से कम 8000 तक। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। तो ये लॉन्ग साइड का ही ट्रेड है, तो यहाँ पे लॉन्ग ही रखे। आज मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा वीरेंद्र जी जाते जाते, आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 7800। 7800 फ्यूचर में क्रॉस करते ही शॉर्ट कवरिंग, बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। तो अल्ट्राटेक इज अ बाय। अल्ट्राटेक इज अ बाय। अब जरा एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, जरा बजाज फाइनेंस लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर। ये देखिए डे लो पर इस समय करीब करीब 1.5% नीचे। बजाज फाइनेंस का भी थोड़ा सा एक लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए ज़रा एक बार। और ये अगेन वो स्टॉक है जो इस तरीके के मूव्स आपको दिखाता है। ये देखिए ये चार्ट इसका 3 महीने का। पिछले हफ्ते अच्छी रैली हुई थी बजाज फाइनेंस में, लेकिन क्या इस समय वो रेजिस्टेंस हिट कर रही है? अमित जी ज़रा इसका चार्ट देखिए बजाज फाइनेंस का। वीरेंद्र जी, सॉरी अनुज जी, अगर हम बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें तो इसने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आज लिया, वहां से स्टॉक रिवर्स कर रहा है। डेली चार्ट्स में इसके स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जरूर है प्राइस पे। तो मैं आउटराइटली इस पे बेरिश नहीं होगा। इनफैक्ट अगर ये यहाँ से थोड़ा और डिप करता है अराउंड 5750, 5800 लेवल के आसपास, तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा। करंट डिप इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस एट द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, ये बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे, बट अब लगभग 55 मिनट बाद अगर आप बाजार को देखें इस वक्त, तो इसमें कोई राय नहीं है कि क्लियरली एक लीड ले ली है सीमेंट स्पेस ने। और मैं जरा वाई ट्रेंड देखूं अगर सीमेंट के, तो वो बेहद शानदार हैं। सीमेंट में आज 0.6% और टॉप वाई गेनर है यहाँ पर। आपका एसीसी में बिल्डअप है और अल्ट्राटेक में बिल्डअप है, जेके सीमेंट में बिल्डअप है, इंडिया सीमेंट बिल्डअप उतना बहुत स्ट्रांग नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है जितना प्राइस वाइज बिहेवियर अच्छा है। अच्छा, एक बार टाटा केमिकल लेके आइए। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे ये डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग में गुरुवार को मानस ने स्ट्राइक किया था इसको, और इसकी आज की प्लेसमेंट स्ट्रांग है। स्वाति जी, आपका टेक? फाइनली ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और एक चैलेंज था इसके लिए ये इस पूरी ट्रेजेक्टरी को पार करना, जो कि इसने लिया और लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इसको पार भी किया, अब डिलीवर करता हुआ। आपका टेक इस स्टॉक पे इस वक्त? मुझे 980 के काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था टाटा केमिकल, अगर आप लास्ट वीक का डेटा देखोगे तो। बट उसने समहाउ मैनेज किया है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने का। विद डिसेंट वॉल्यूम अभी 998 के आसपास रहता है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1020 1040 के रेंज तक, जो कि प्रीवियस स्विंग्स हाई है। तो मुझे लगता है वहां तक मोमेंटम रैली कंटिन्यूड हो सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 980 जो पहला रेजिस्टेंस था, भी वो सपोर्ट बना रहेगा। तो 980 के स्टॉप लॉस से वन कैन इनिशिएट अ बाय कॉल और या होल्ड द लॉन्ग कॉल्स फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1020 to 1040 लेवल्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब थोड़ा सा मार्केट की टेक्निकल्स को विराम देते हैं और बात कर लेते हैं बिग पिक्चर की, खास तौर से क्योंकि अब ऑफिशियली अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो इन सब कंपनीज़ के अर्निंग्स को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी प्रिसाइज व्यू उनका रहता है इन सब स्टॉक्स को लेकर और अर्निंग सीजन और अर्निंग्स को लेकर। प्रकाश दीवान को जोड़ लेते हैं शो में। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्योंकि आज एक आपका एक पसंदीदा स्टॉक टॉप गेनर है, उससे शुरुआत कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, क्या आज ये एक गेम चेंजर टाइप ऑफ मूव लग रहा है आपको यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, एंड गुड टू हैव यू बैक। आशा करता हूँ आपकी छुट्टी आरामदायी और प्रेरणादायी रही होगी। देखिए, टाटा मोटर्स में जो री रेटिंग की शुरुआत हो रही है, आसार जो लग रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि ये जो होलसेल के आंकड़े आए हैं, जो कैश फ्लोज अब कंपनी हासिल करने में सक्षम हो रही है, उससे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो काफी समय से एक उस पर लटका हुआ था, कि भाई ये होगा नहीं होगा, अटकलें बहुत लग रही थी, वो है डेट डीलेवरेजिंग।
और टाटा मोटर्स ने जो एक वो दिया था, बयान दिया था कि हम कंप्लीटली 2025 तक नेट डेट फ्री हो जाएंगे, तो उसकी पहल होती हुई दिख रही है, उसकी सक्षमता बढ़ती हुई दिख रही है, और दैट आई थिंक इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। तो वो अगर होता है तो बैलेंस शीट के तौर से भी ये बहुत इंप्रूव होगा, और ऑफ कोर्स कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने जो हासिल किया है, जो 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 बढ़त हासिल की है, मार्केट शेयर हासिल किया है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा। सो चिप शॉर्टेज खत्म हो रही है, डिमांड आपकी एक्सपेंशन हो रही है, इनके प्राइस पॉइंट्स पे अलग अलग प्राइस पॉइंट में मॉडल एक्सेप्ट होने लगे हैं। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली एक री रेटिंग कैंडिडेट है, और ये हो सकता है यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ के वापस अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़े, क्योंकि अंडर ओनरशिप भी है अनुज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो इसमें कोई खास इस टाइप का बदलाव नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आ गया हो, या इस टाइप का कि हर एक के पास आ गया है स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से यस, इट कैन रियली हेल्प री रेट। चलिए, ये तो बात होगी टाटा मोटर्स की। जो दूसरा मैं स्टॉक अभी अभी डिस्कस कर रहा था प्रकाश जी, उस पर भी आपका व्यू दीजिए। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या व्यू है यहाँ पर, और किस रीजन से स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है? अनुज, ये ना एक बहुत ही पेचीदा स्टॉक हो चुका है। जिसके पास है वो बेचना नहीं चाहता, लेने वाले आशिक इसके बहुत हैं, लेकिन इस गिरावट को देख के थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं और नीचे ना आ जाए, या और नीचे आए तो वो मौका बेहतर ना हो जाए। तो इसमें हुआ क्या है कि कंपनी की जो ग्रोथ थी, जो पहले पिछले 10 साल में हमने देखी है, वहां से इस मुकाम पे पहुंचते पहुंचते जो काफी कोई अच्छी चीजें थी वो प्राइस इन हो चुकी है। अब जो कंपनी के बिजनेस में अगर कोई बदलाव आ रहा है, तो वो फिनटेक की तरफ से आ सकता है, और वो फिनटेक वाला प्लेटफॉर्म अभी भी इतने स्केल पे शुरुआत उसकी नहीं हुई कि इतना कोई स्केल हासिल नहीं हुआ कि आपको उस पर पीएनएल पे असर दिखना शुरू हो। तो उसमें काफी मेहनत लगी है, काफी रिसोर्सेज उस पर एलोकेट किए गए हैं, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो अभी तक इस टाइप के दिखे नहीं है। तो अगर उसको हो सकता है 1 आध साल भी लग जाए, 6-8 महीने 12 महीने लग जाए, तो इस वजह से ये एक साइडवेज सा मूवमेंट इसमें रहेगा कि इंटरेस्ट बना रहेगा। और एक ट्रिगर इसमें पॉजिटिव साइड पे जो बता रहा हूँ, और एक नेगेटिव साइड पे भी बताऊंगा। पॉजिटिव साइड में मुझे लगता है कि अगर इनफ्लोज आना शुरू होते हैं अनुज एफआईज की तरफ से, तो वहां पे आपको ये डेफिनेटली इसमें एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी वेटेज की वजह से वो है कि होगा। और सेकंड जो पॉजिटिव चीज ये है कि एनबीएफसी पे जो दबाव डेट फंड्स की टैक्सेशन को लेके एक चिंता थी कि भाई अब ये इतनी इजीली पैसा बटोर नहीं पाएंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अपने बॉन्ड्स इशू करके, पेपर इशू करके, वो चीजें इनको एटलीस्ट नहीं आएंगी। तो एक डिफरेंशियल जो है एक आम एनबीएफसी और एक बजाज फाइनेंस जैसी बहुत बड़ी सक्षम एनबीएफसी को मिल सकता है, वो एक एडवांटेज इनको मिलेगा। तो प्रीमियम थोड़ा सा वहां पे मेंटेन रहेगा। नेगेटिव साइड में देयर इज नथिंग मोर, नो ट्रिगर। ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिख रही। लड़खड़ाती मतलब इन्होंने इतनी ग्रोथ की है कि वो एक आदत सी लग गई है। जब नंबर 1 आता है, क्लास में फर्स्ट आता है बेटा, वो अगर थोड़ा सा सेकंड आ जाए तो आप चिंतित हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि 38 बच्चों से आगे है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है, उस वजह से थोड़ा सा है। बट आई वुड बिलीव साइडवेज मूवमेंट ज्यादा रहेगा, कोई अपसाइड इतनी मेजर इमीडिएटली नहीं थी। ओके, एग्जैक्टली आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे प्रकाश जी का व्यू सुना। अच्छा प्रकाश सर, ये एग्जैक्टली गुरुवार को ये पॉज जो आया, जो कि शायद बाजार की ज़्यादातर लोग की जो बिलीव था, जो लोगों का, उससे कहीं परे था। इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज हम देख रहे हैं रियल स्टेट स्पेस में, जहाँ पे एक पॉज था, अब वो फिर स्विंग दे रहा है। एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रांग हो गया। आपका इस चंक में क्या प्रेफर्ड कॉल रहेगा? दिवाली पे मुझे याद है अनुज ने मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये सवाल पूछा था कि दिवाली पिक पे क्या रूप में क्या दिख रहा है। फर्स्ट दिवाली पे कुछ ले तो वो खास ज्यादा चले ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस समय के माहौल को देखते हुए मुझे याद है उन्होंने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस डिस्कस किया था, और उस लेवल से अगर आप देखें तो इसने एक बहुत बड़ा हाई भी अचीव किया, बहुत बढ़िया मूवमेंट भी अचीव किया ये 4-6 महीने में, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी आई। अब ये जिस लेवल पे, जिस मुकाम पे आज है, और राइट्स इशू भी इसमें अनाउंस हुआ है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर आप शेयर होल्डर हैं, शेयरधारक हैं, तो इसमें राइट्स अवेल करके आपको बहुत अच्छा इसमें एक बेनिफिट भी मिल सकता है। इस कंपनी के हुलिये को अगर आप समझें तो देखिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो पीएसयू की शुरुआत से चला था काफी सालों तक, अच्छे खासे मतलब दशकों तक ये एक दायरे में रहा इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ,
और अब जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जिस टाइप की इसमें न्यू एनर्जी और वो कैपिटल इन्फ्यूजन से जो चेंजेस आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, तो काफी कुछ क्लीन अप में जो टाइम लग गया वो हो गया। अब इसकी ग्रोथ जो है आगे चल के बहुत, ये वही चीज कर सकता है जो कैनफिन होम्स ने की थी पिछले 5-7 सालों में। सो इस टाइप की ग्रोथ है, नए सेगमेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं ये लोग, कॉस्ट ऑफ फंड्स मैनेज कर पाएंगे, स्प्रेड्स अच्छे मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इन द एचएफसी इज अ वेरी गुड बेट। और हाउसिंग का ही बोलबाला अगर आप देखें तो प्रीमियम साइड में ज्यादा हो रहा है, चाहे वो शोभा के नंबर्स देख लें, डीएलएफ के देख लें, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें से साफ जाहिर है कि कंजम्पशन हाउसिंग फाइनेंस में और कंजम्पशन के जो जो एरिया में महंगी चीजें हैं जो अभी भी बिक रही हैं, कोई उसमें इस टाइप का स्लो डाउन नहीं है जो अफोर्डेबल साइड में हुआ है। सो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसको एक एचएफसी के पॉकेट में से चुना जा सकता है। ओके, एचएफसीज के पॉकेट में पीएनबी हाउसिंग। अच्छा प्रकाश सर, आज डिमांड में जब आपका हाउसिंग चल रहा है, जब आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी और सीमेंट्स आज अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। उसके पीछे सीमेंट का ना चलना ये तर्कसंगत था भी नहीं, और सीमेंट चल रहा है। आपका सीमेंट में प्रेफर्ड कॉल क्या रहेगा ऐसे, स्पेशली अगर मिड कैप में कुछ खोजा हो आपने तो बताइएगा। सीमेंट में एक्चुअली अब नजरें मिड कैप की तरफ इसलिए जा रही है कि वहां पे इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ा के काफी हद तक कंपनीज जो है वो अपने रेवेन्यू और मुनाफे को, ऑपरेटिंग लेवरेज को इम्प्रूव कर सकती है। बड़ी कंपनियों ने तो इतनी कैपेसिटी अनाउंस कर ही दी है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, श्री हो, कि उनके लिए एक अलग अलग रफ्तार पकड़ी जाएगी और वहां पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई माना जा रहा है। तो वहां से इस लेवल से आपको शायद मुनाफा कमाने में थोड़ी सी पेशेंस ज्यादा टेस्ट होगी। जो छोटी मिड साइज कंपनीज हैं जैसे ओरिएंट सीमेंट हो गया या सागर सीमेंट हो गया, ऑफकोर्स मुझे मेरी पसंदीदा कंपनी इसमें हमेशा दालमिया भारत रही है, बट दालमिया भारत भी जिस प्रकार से 1700 से 2000 के पड़ाव पे अब आ चुका है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपको अब एंट्री लेने का अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक छोटी कंपनीज में अभी भी जान है, अभी भी पोटेंशियल है कि ये तेज रफ्तार से बढ़त हासिल कर सकती है। और छोटे पॉकेट्स में, ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में जाएं कि जहाँ इनकी साख है, वहां पे ये जो प्राइसिंग पावर वापस आएगी या प्राइस हाइक मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वहां पे बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। सो एक तौर से देखा जाए तो बड़ी कंपनियों में थोड़ा सा एक वो रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता जा रहा है, लेकिन मिड साइज कंपनीज में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स सीमेंट 40% हाउसिंग पे डिपेंड करता है, तो अगर हाउसिंग मार्केट इतनी अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के बलबूते यहाँ पे भी आपको जो है वो डिमांड एक्सपेंशन जो उम्मीद जिसकी लगाए बैठे सब वो दिखेगा। और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी स्टैगर्ड रहेगा, जो इतने डरने की बात नहीं है कि ओवर कैपेसिटी हम जल्दी कर दें, कोई इतनी जल्दी कैपेसिटी बढ़ाएगा नहीं। कैपेसिटी की प्लानिंग हो गई है, बढ़ाएंगे कि नहीं वो देखा जाएगा अगले 1-2 साल में, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े सेक्टर की प्रकाश जी। अब आईटी ने आज काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन एक डर है यूएस रिसेशन को लेकर कि कंपनियां क्या कहने वाली हैं। आपका क्या व्यू है, और लार्ज कैप आईटी में खास तौर से, क्या ये लेने का टाइम है या फिर इस समय रैलीज में निकलने का टाइम है? अनुज, आईटी में ना हो क्या रहा है कि आईटी पहले बहुत, आपको भी पता है, एक लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड के बलबूते चलता था कि आप नजरिया रखते थे 2 साल 3 साल का कि लॉन्ग टर्म क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन आ रहा है या नए सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग साइड में, ईआरपी में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अब हो क्या रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदल रही है, बहुत तेज रफ्तार से माहौल बदल जाता है, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट बदल जाता है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये क्वार्टर के नंबर्स और आगे के साल की कमेंट्री, ये दोनों बहुत मायने रखेगा। और एक और चीज ये हुई है कि टीसीएस जैसी जो दिग्गज कंपनी है या विप्रो जैसी कंपनी, इसमें या फॉर दैट एक्सटेंट इवन टेक महिंद्रा, देयर इज अ लॉट ऑफ लीडरशिप चेंज। मतलब इनके खुद के माइक्रोस जो है या स्पेसिफिक कंपनी लेवल के जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनी है उसमें इंफोसिस को छोड़ के मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उत्तेजना आपको दिखेगी प्राइसेस में, या कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखेगा। इंफोसिस प्रोबब्ली द ओनली वन जिसके अंदर आपको एक कंटिन्यूटी सी जाहिर हो रही है। बट जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं, जैसे साइंट हो गया या और इनके फोकस एरियाज इस टाइप के, साइंट का एरोस्पेस में है। मैंने कुछ समय पहले हमारे सिस्टर चैनल पे डिस्कस किया था रीमा के साथ कि साइंट में जिस प्रकार की ग्रोथ अब आपको अगले 2-3-4 साल के लिए दिख रही है, वो बहुत क्लियर विजिबल है, जो बहुत सालों से नहीं आ रही थी।
तो इस वजह से इसका मूव आपने 800 850 से जो 1000 के ऊपर देखा, ये बहुत तेज आ गया और इस माहौल में आया जब आईटी कंपनीज थोड़ी सी साइडवेज थी। तो ऐसी कंपनीज पकड़िए जिनके पास कोई खास प्रोडक्ट है, जिसकी एक्सेप्टेंस आपको क्लियरली 2 साल के लिए दिख रही है, या इस टाइप में जिसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्राइसिंग पावर वाली है, जहाँ पे कटौती मार्जिन की नहीं होगी, है ना? तो ये थोड़ा सा, बट रिजल्ट्स की वेट कर रहा हूं। तो आपके सवाल का स्पेसिफिक अगर जवाब दूं तो हाँ, ये रिजल्ट सीजन बहुत क्रिटिकल रहेगा आईटी कंपनीज का आंकलन करने में, क्योंकि कमेंट्री किस टाइप की आ रही है उससे इनके अगले साल के पीई के मल्टीपल्स जो हैं वो थोड़े से रिवाइज हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। सवाल मेरा आपके लिए प्रकाश जी, फिर एशियन पेंट्स को लेकर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये वाकई में इस बार फाइनली मार्केट को लग रहा है कि इस बार कंपटीशन जो है वो तगड़ा होगा और एक थोड़ा डीरेटिंग आएगी स्टॉक में, या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, एशियन पेंट अनुज, आपने बहुत बेखूबी इसको वो किया है, इसका एनालिसिस इन द पास्ट, एंड लोगों ने आई एम श्योर उससे फायदा भी लिया कि इस स्टेज से ये गुजरा है, और जो पैंडेमिक के लोज में इन्होंने जो फायदा उठाया लो क्रूड प्राइसेस का, और जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट यूज करके इन्वेंट्री की एडवांटेज लिया, वो सारी चीजें इस मुकाम पे ले आई है, इस भाव पे ले आई है, इस मल्टीपल पर ले आई है। अब एशियन पेंट्स को ये प्रीमियम या इससे ज्यादा प्रीमियम मिलता रहेगा कि नहीं, ये सवाल जो है उसका जवाब ये है कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी तो बहुत अलग जोन में है, और हमारे यहाँ अभी भी पेंट की खपत अगर आप देखें पर कैपिटा इतनी कोई खास नहीं है कि वो करना पड़े, चिंतित होना पड़े कि भाई कौन सा पेंट बिकेगा, 2 में से 1 ही बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अभी सबके पास जगह है ग्रो करने की, बट हो क्या रहा है कि जो कैपेसिटीज हैं जिन्होंने जो लगाई है उसमें थोड़ा सा ओवरलैप बहुत है। कई कंपनीज ने इस टाइप के सेगमेंट, और नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा, जैसे वो होता है ना फुटबॉल खेलते वक्त जो सब्स्टिट्यूट जब आता है तो वो ज्यादा दौड़ता है, तो ये नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो ग्राजिम की तरफ से हो या एस्ट्रल की तरफ से हो, जो जो पहल कर रहे हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन इनका ज्यादा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग में। तो वहां पे एक स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन थी कि प्रीमियम सेगमेंट में होगा, पर मुझे नहीं लगता। अगर प्रीमियम घर बिक रहे हैं, प्रीमियम गाड़ियां बिक रही है, प्रीमियम घड़ियां और ज्वेलरी बिक रही है, तो प्रीमियम पेंट भी कहीं ना कहीं लगेगा। तो एशियन पेंट्स की ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है। हाँ, मार्जिन जो पहले थे वैसे नहीं आ रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस दिख रही है, बट आई थिंक लोअर लेवल्स विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैपिटल एलोकेशन कर पाती है, प्रूवन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, और आगे चल के मौके मिलेंगे जब बाकी लोग थोड़ा बहुत लड़खड़ाएंगे तो ये उसका फायदा उठा के अपने आप को वापस और मजबूत और बनाने की, तराशने की पूरी कोशिश करेंगे और सक्षम रहेंगे। ओके, चलिए फिर प्रकाश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज, और हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू अनुज, थैंक यू। तो चलिए, ये बात हो गई मार्केट्स की, और इस समय मार्केट एट डेज लो, मतलब निफ्टी करीब अभी भी ग्रीन में है, लेकिन सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर रह गया, और बैंक निफ्टी 40,891, करीब करीब 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। आज की प्रॉब्लम बैंक निफ्टी की वजह से, और अब उसमें HDFC बैंक तो सुबह से वीक था, लेकिन ICICI बैंक जो सुबह स्ट्रॉन्ग था वो काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट ICICI बैंक इस समय डी लो पर। तो अब आप एक काम करिए, मुझे और वीरू को इजाज़त दीजिए, और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में, और ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ वो शो को आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग अगेन, और बात करते करते सेंसेक्स रेड में। या गुड मॉर्निंग। और इधर देखिए एडवांस डिक्लाइन भी गड़बड़ा रहा है, अभी 11-1200 शेयर रेड में